पीएम मोदी के आने के बाद सरकार ही नहीं देश का भी डीएनए बदलता जा रहा है। ये सिर्फ राजनीति, प्रशासन या अर्थव्यवस्था में ही नहीं हो रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट जगत में भी दिख रहा है। कंपनियां काफी महत्वाकांक्षी हो रही हैं, बड़े सपने देख रही हैं और उन्हें पूरा भी कर रही हैं। और कमोबेश यही स्थिति सरकारी कंपनियों की भी है, जिनका पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। जिन कंपनियों को बाजार में कोई नहीं पूछता था, वो अब बाजार की सुपरस्टार हैं। बाजार ही नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री इन कंपनियों पर काफी बुलिश हैं। सरकारी कंपनियों को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है, गिरावट में कौन से पीएसयू शेयरों में मौके बन रहे हैं, इसी पर लेकर आए हैं यह खास शो। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीएम मोदी की गारंटी, मुनाफा पक्का। और इस खास शो में मेरे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दो दिग्गज एक्सपर्ट्स, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। गौरांग जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में क्या कहा, धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकारी कंपनियों को लेकर, आइए जरा सुन लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। आप सभापति जी देखिए, बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते एक वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। आदरणीय सभापति जी, 10 साल पहले, यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। तो सरकारी कंपनियों में कितना दम है, किस तरह से उनकी नेटवर्थ बढ़ी है, इसकी चर्चा संसद में कर रही है और खुद पीएम मोदी पीठ थपथपा रहे इन कंपनियों की। अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है कि पिछले साल भर में पावर, इंफ्रा, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, तमाम सरकारी सेगमेंट की कंपनियों ने अपने निवेशकों को मालामाल किया है, लेकिन कहां पर अभी वैल्यू बची है? और ये सवाल हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनीज के जो शेयर हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हो रहे हैं। क्या एंट्री का मौका आपको मिलेगा, कहां मिलेगा? अब इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरांग सर और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। गौरांग सर, शो की शुरुआत करने से पहले एक आपसे प्रश्न, आप जरा ये बताइए सर कि आपको मार्केट में, कैपिटल मार्केट में काम करते कितने टाइम हो गया? 3 दशक होने को है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है आपने, और आप सभी को शुभ प्रभात। और पिछले 3 दशक में जो मैंने देखा है और अनुभव किया है कि कोई ऐसा दिन नहीं था जो फिर से अपने आप को दोहरा रहा था। हर एक दिन एक नई कहानी, हर एक दिन एक नया सबक सीखने को मिलता है शेयर बाजार में जब आप कामकाज करते हैं। हाँ, तो 3 दशक गौरांग सर का हो गया। मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि 2 दशक विवेक जी के भी होंगे और करीब 1.5 दशक के आसपास या फिर इससे थोड़े ज्यादा मेरे भी हो गए। लेकिन क्या विवेक जी, आपने कभी सरकारी कंपनीज को लेकर इस तरह का उत्साह देखा अपने पूरे के पूरे करियर में? अभिषेक जी, नहीं, ऐसा नहीं देखा था। एक बार एक रैली आई थी जब राकेश झुंझुनवाला जी थे, वो भी काफी पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो तब कुछ देखने को मिला था, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड था, बहुत ही कम समय के लिए था। लेकिन जो अभी रैली आ रही है, ये मुझे लगता है कि कोई भी आप
बिजनेस ले लो, अगर उधर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर काम करते हो, और पीएसयूज में बहुत करप्शन हुआ करता था, अगर करप्शन घटता है तो ऑटोमेटिकली जो क्या है कि मुनाफा आपको बैलेंस शीट में दिखता है। तो वो काफी चीजें बदल गई है, और ट्रांसपेरेंसी के कारण ये वैल्यूएशंस आज पीएसयूज को मिल रहे हैं। तो वैल्यूएशंस अभी कहां पर बचे हैं, हम एक एक सेगमेंट को एनालाइज करेंगे और शुरुआत कर लेते हैं पावर सेगमेंट से। एसजेवीएन, पीएफसी, आरईसी स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है और अब शेयर प्रतिशत में नहीं गुना में बढ़े हैं। आप चाहे आरईसी को देख लीजिए, पीएफसी को देख लीजिए, चाहे सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि एसजेवीएन को देख लीजिए। और उसकी वजह यह है कि विंड और सोलर प्रोजेक्ट लिए मजबूत ऑर्डर्स हैं। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, कंपनीज भी इनिशिएटिव्स ले रही हैं और आरडीएसएस के तहत FY23 से FY25 के बीच में 2.5 लाख करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट की उम्मीद है। गौरांग सर, हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है आरईसी में, पीएफसी में, पावर स्टॉक्स में। आपको अभी कितनी वैल्यू दिख रही है और सबसे बेहतरीन अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो आपको कौन सा शेयर लग रहा है? तो अभिषेक जी, इस पर टिप्पणी से करने से पहले अगर आपकी अनुमति हो तो 30 सेकंड से ज्यादा समय लूंगा, अगर आप अनुमति दे तो, कुछ बात करने के लिए। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातें की हैं और जो टिप्पणी करी है, तब से लेकर के आज तक मेरे ख्याल से एक सावधानी या फिर एक चेतावनी की बात करना चाहूंगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, स्टॉक मार्केट के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि कुछ बातें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ये जो अनौपचारिक विश्वविद्यालय है, वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जिसका ना कोई तर्क है ना तो कोई बुनियाद है। तो ये सब चीज को पढ़ के भरोसा करके मेहरबानी करके निवेश मत कीजिए। प्रधानमंत्री खुद ने किया है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए और बाद में निवेश कीजिए। ये सब अनौपचारिक विश्वविद्यालय जो है चल रहे हैं पैरेलल, वहां पर भरोसा करके निवेश मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एक बही खाता माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कार्यालय में और पिछली सरकार के 10 साल के कार्यालय में जो आंकड़े दर्शाए वो दिखाए, तो एक बही खाता था जो इन्होंने अपने हमारे समक्ष रखा था। इसका ये तर्क लगाना कि नहीं अब प्रधानमंत्री जी ने बात करी है तो हमें खरीदना चाहिए, ये मेरे ख्याल से नासमझी होगी। मेहरबानी करके ऐसा काम मत कीजिए, और ना ही आप वो जो विश्वविद्यालय है गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, उसको भरोसा करके कामकाज कीजिए। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर और उसका उत्तर मैं देता हूं। तो ऊर्जा उत्पादन बहुत ही जरूरी है अगर हमारे देश को नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और यह भी वास्तविकता है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने के लिए भारत सरकार के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। और सूर्य से उत्पादन होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलार एनर्जी और वायु से उत्पादन होने वाली विंड एनर्जी पर बहुत सारा ध्यान दिया गया है और आने वाले भविष्य में दिया जाएगा। इस क्षेत्र में अगर कुछ कंपनियां ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा वितरीकरण में हमें पसंद आती है, तो पहली कंपनी है टाटा पावर, 480 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। दूसरी कंपनी है सरकारी कंपनी, मेरे ख्याल से इस कंपनी की ऊर्जा उत्पादन सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता है, वो है एनटीपीसी, 400 का लक्ष्य है एनटीपीसी पर। और तीसरी कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है जो ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई है, वो है पावर ग्रिड, जहां पर 345 का लक्ष्य है। ये मैं बात कर रहा हूं बुनियादी तर्क के आधार पर, इसलिए आपके लिए निवेश की जो समय सीमा होगी अभिषेक, वो कम से कम 12 से 18 महीने होनी चाहिए। ठीक है, 12 से 18 महीने के नजरिए से ये 3 के 3 शेयर पावर सेगमेंट से, और इन तीनों ही कंपनीज में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। आगे भी काफी दमखम है टाटा पावर, एनटीपीसी और पावर ग्रिड, 3 शेयर, ये गौरांग जी की तरफ से। विवेक जी, आपका कन्विक्शन कहां पर है पावर में? क्या इन तीनों कंपनीज में से किसी के साथ आप जाना चाहेंगे या फिर इसमें कुछ और एडिशन कर देंगे, थोड़े और विकल्प आप बढ़ाएंगे? अभिषेक जी, पहले तो देखिए, जो गौरंग सर ने बोला था उससे पूरा का पूरा सहमत हूं मैं। और एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे आप अगर आंख बंद करके ले रहे हो पीएसयू सेगमेंट में, आप अगर निवेश कर रहे हो और फिर आपको अगर रिटर्न देखने को नहीं मिले अगले 12 महीने में, तो फिर आप मोदी जी पे मतलब गुस्सा नहीं होना।
ये उनकी गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी, क्योंकि वैल्यूएशंस आपको देख के लेना है। और जैसे जैसे गौरांग सर ने कहा कि प्रधानमंत्री वो देश के हैं, मार्केट नहीं चलाते हैं, और ना ही वो इन्वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से उनका जो डिस्क्लोजर मिलता है उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तो जो जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी सलाह नहीं माननी चाहिए, पहली चीज। अ, देखिए, मैं सहमत हूँ जी। एनटीपीसी से। इनफैक्ट आपके साथ कई बार एनटीपीसी के बारे में बात हुई है, चर्चा हुई हुई है, और मुझे लग रहा है कि बाकी जो गौरांग सर ने बोला था उसके अलावा आप उनका अगर एक्सपेंशन हाइड्रोजन में भी ले लो, वो मुझे लग रहा है कि बहुत अग्रेसिव प्ले रहेगा फ्यूचर में जाके। तो लंबी अवधि के लिए आप अगर लेते हो तो एनटीपीसी बहुत बढ़िया होगा, और अगर नीचे कभी भी आपको 280 और 300 के बीच में मिले तो आपको अग्रेसिव बाइंग भी करनी है। ठीक है, ये विवेक जी की थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाते हैं शो को, क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं और बातें करने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये है कि हाँ उनको कवर भी करना है। हडको एनबीसीसी ये शेयर भी चले हैं। एनबीसीसी जो कि इंफ्रा का प्ले है, सरकार के लिए काम करती है, ये सरकारी कंपनी है। अब बहुत रफ्तार में चले हैं। एक समय था कि 50 रुपये के नीचे के भाव गए थे एनबीसीसी के, लेकिन ये रफ्तार बढ़ी है। और इंफ्रा हाउसिंग पर सरकार के जो भी ऐलान किए गए हैं बजट में भी, उसका भी इनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। गौरांग सर, हडको एनबीसीसी अभी और चलेंगे, क्या टारगेट्स होंगे आपके? देखिए अभिषेक जी, हडको पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एनबीसीसी यहाँ पर हमने बिकवाली करने की या फिर मुनाफा वसूली की राय दी है, क्योंकि जो मूल्यांक चल रहे हैं और जो नतीजे अब तक आए हैं उसके आधार पर हमें लग रहा है कि काफी चल चुका है ये। मुनाफा समेटना अगर किसी को, तो हम उसकी राय देंगे मुनाफा समेटने की एनबीसीसी पर। ठीक है, एनबीसीसी से मुनाफा समेटने की सलाह है गौरांग सर की। आगे बढ़ेंगे, अब आईटीआई को समझ लेते हैं। आईटीआई का शेयर भी कई गुना हुआ है। टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है और 125 रुपये के भाव के आसपास था जब स्वदेश ने इसको हाईलाइट किया, आपके चहेते चैनल ने, और उसके बाद इसने कई गुने की रिटर्न्स दिए। एक इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पर्सनल कंप्यूटर, स्मैश करके, उसके बाद जैसे शेयर में आग ही लग गई। आईटीआई, विवेक जी आप बताइए कि अभी कितना चलेगा ये, या फिर इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग कर लें? देखिए, मेरी तो सलाह प्रॉफिट टेकिंग की ही रहेगी इसमें भी, क्योंकि एक तो इस रनअप के बाद स्टॉक बहुत चल चुका है, और सही में अगर आपको टेलीकॉम पे प्ले करना ही है तो मेरे हिसाब से आज भी भारती सबसे बढ़िया बेट रहेगा कंपेयर टू आईटीआई। तो देखिए, एक और चीज है कि जो भी आज टेलीकॉम सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा निवेश चाहिए होता है, तो आगे चल के भी मुझे मतलब बहुत दिमाग में बहुत प्रश्न चिन्ह है कि कितना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिल सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 324 रुपये बहुत महंगा लग रहा है। ठीक है, आईटीआई में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, काफ़ी चला है, बेहतर होगा थोड़ा सा मुनाफा वसूल की जेब में रख लीजिए। ये बहुत अच्छी रणनीति होती है। शेयरों का चलना बढ़िया है, लेकिन मुनाफा जब आता है ना आपके पास में, तो वो उतना ही सुखदायी होता है। 2020 से 2023 के बीच में अगर हम बात करें तो 15% का रिटर्न है, लेकिन पिछले एक साल में 67% का, या फिर इससे कहीं ज़्यादा होगा। इसको फिर से हम चेक कर लेंगे। राइट्स और आईआरएफसी समेत तमाम रेलवे के शेयर भी चले हैं। एक तो सरकार का फोकस भी है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर, बजट में ठीक ठाक ऐलान भी हुए हैं। 3 कॉरिडोर का भी वित्त मंत्री ने ऐलान किया, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट भारत इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इन कंपनीज के लिए मौके बनेंगे। आज हो रही है मुनाफा वसूली। गौरांग सर, इस मुनाफा वसूली में क्या एंट्री की कोशिश करें, या फिर एक बार वाकई समेट लें, थोड़े नीचे आए, वैल्यूएशन करेक्शन हो जाए तो फिर से सोच लें इसको? भाव भगवान होता है अभिषेक, ना आपने देखा ना मैंने देखा, और शेयर बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा मैं अभिषेक, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक आईआरएफसी पर आईपीओ में आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय दी थी, उसके पश्चात कोई स्टैंड अलोन फंडामेंटल रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हो, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां, बहुत आने वाले भविष्य में काम होगा यहाँ पर। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कनेक्टिविटी। तो मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी ने भी इस को लेकर के बात की थी कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय रेल को लेकर के, और इसी वजह से रोड से ज्यादा सामान का आवागमन होता है। तो वो छवि बदलना चाहते हैं, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दूर से दूर जो जगह या जो गांव है वहां पर कनेक्टिविटी पहुंचेगी। तो फिर वो, चाहे एक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ नाम मात्र ले रहा हूं अभिषेक, फिर वो आईआरएफसी जैसी कंपनी हो, आरवीएनएल जैसी कंपनी हो,
इरकॉन जैसी कंपनी हो, रेलटेल जैसी कंपनी हो, या फिर टीटागढ़ वैगन जैसी कंपनी हो, या फिर जुपिटर वैगन जैसी कंपनी हो, या फिर आईआरसीटी जैसी कंपनी हो, ये केवल मात्रा ले रहा हूं उन सब कंपनियों का जो इस क्षेत्र से जुड़ी है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर मिलेंगे वो बहुत सकारात्मक आंकड़े लेकर के आएंगे इन सभी कंपनियों। ठीक है, आगे के ऑर्डर से भी इनको फायदा होगा रेलवे की कंपनीज को। एक शेयर जो हमने चुना है वो है सरकारी बैंक का, नाम है पीएनबी, और ये शेयर भी खूब चला है। मुझे अच्छी तरह से याद है गुरांग सर, आपको भी याद होगा कि एक वक्त था कि 35 से 45 रुपए के रेंज में फंसा हुआ शेयर था। विवेक जी आप भी ध्यान दीजिएगा, वहां से शेयर फिर निकला 50 रुपए के ऊपर, 60-70 के रेंज में कुछ दिन तक फंसा रहा। वो रेंज पार किया, जब 100 के पार निकल गया शेयर, फिर लगा कि अब बड़ी तेजी की शुरुआत हो गई है इसमें। फिर से 120 रुपए के आसपास के भाव में पीएनबी के। लोन ग्रोथ मजबूत है, एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। क्या ये पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? अगर हां तो आप ये बताइए कि ये भाव ठीक है खरीदने के लिए? देखिए अभिषेक, 35 और 45 के बीच में मेरे ख्याल से हमने काफी चर्चा आपके सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर भी की थी, और एक उम्र बीत गई इस शेयर को अपना रुझान दर्शाते दर्शाते। काफी लोग थक करके बेच भी दिए होंगे, ये सोच करके 45 से 65 हुआ, चलो बेच दो, निकलने को मिली, भगवान मालिक है, हमको निकलने का मौका दिया। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले तो पीएनबी एक ऐसी बैंक है, सरकारी बैंक, जहां पर जो उनकी लोन बुक है वो वनरेबल सेक्टर पर बहुत ज्यादा थी, और कुछ नाम तो अभी भी उछल रहे हैं, मेहुल चोकसी वगैरह जो भी है उसको लेकर के। तो वहां से जो परिस्थिति थी वो बहुत बड़ा सुधार हुआ है, और उसी सुधार के कारण हमने ये 100 के पार के स्तर देख रहे हैं। अब इस स्तर पर अगर आपको नई खरीदारी करनी हो तो मैं ये राय दूंगा कि पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर खरीदारी मत कीजिए, शुरुआत कीजिए लेकिन, और गिरावट पर जोड़ते जाए। अगर आप लक्ष्य हमें पूछते हैं तो फिलहाल जो भी नतीजे हमने देखे उसके आधार पर हमने 145 का लक्ष्य रखा हुआ है, ये भी लंबी अवधि के लिए। ठीक है, पीएनबी के लिए 145 रुपए का लक्ष्य। ऑयल एंड गैस शेयरों की अगर हम बात करें तो वहां पर सरकार निवेश बढ़ा भी रही है, माहौल भी अच्छा है, क्रूड का भी सपोर्ट है, और अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ इनोवेशंस भी हो रहे हैं इस सेक्टर में। अगर हम बात करें तो कंपनियों की मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे शेयर जो चलते नहीं थे, आप चाहे एमसी में देख लीजिए या फिर गेल को देख लीजिए, गैस वाली भी उसमें कुछ कंपनीज हैं बहुत तेज रफ्तार से चली हैं और अब स्टार परफॉर्मर हैं। विवेक जी, आपकी नजर कहां पर जा रही है और आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखो तो मुझे लगता है कि भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज या फिर आईओसी जैसी कंपनीज, और इन कंपनीज का एक तो जो असेट्स है वो काफी है, और ये लोग वापस हाइड्रोजन और गैस में बहुत तेजी से रफ्तार से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब क्रूड नीचे है, क्रूड को बेसिस लगा के मैं इसको लूं वैसे नहीं, लेकिन बाकी फंडामेंटल्स इस कंपनीज का अच्छा है। तो मुझे लगता है कि जो जो गैस से रिलेटेड कंपनीज है वो मुझे अच्छी लग रही है। इनफैक्ट आज आज अगर आप देखो तो गेल में अभी भी इतनी बड़ी तेजी नहीं आई है कंपेयर टू ओवरऑल पीएसयू सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि गेल अच्छा बेट हो सकता है, आईओसी यहाँ से भी अच्छा बेट हो सकता है, और बीपीसीएल बीपीसीएल एक डाइवर्समेंट का भी टारगेट रहेगा जब सरकार वापस बन जाए, तो उधर हो सकता है कि और भी रैली आपको देखने को मिले। ठीक है, ये शेयर विवेक जी की तरफ से, लेकिन इस सेगमेंट से एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है शेयर, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। बेहतरीन रनअप हमने देखा पिछले साल भर में, 175% के आसपास का रिटर्न है। गुरांग सर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, क्या इसके वैल्यूएशंस अभी भी वाजिब है? अभी भी इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं? तो अभिषेक जी, एक बात होती है मूल्यांकन और दूसरी होती है नतीजे, और आप दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अगर हमने जो भी नतीजे देखे अब तक और जो मूल्यांकन पर कामकाज कर रहा है इंजीनियर्स इंडिया, तो हमें लग रहा है कि पर्याप्त है, यहाँ पर मुनाफा वसूली की राय है। लेकिन विवेक जी ने एक बात बोली थी जब हम बात कर रहे थे पावर सेक्टर को, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, तो इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी कंपनी है, उसके साथ का एलएनटी जैसी कंपनियां हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए जो ढांचा चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो खड़ा करती है। तो स्वाभाविक है भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत बड़ी नीति सरकार के तरफ से हमने
घोषणा होते हुए दिखी और कुछ एलोकेशन भी किया गया है। लेकिन इस स्तर पर अगर आप हम पूछते हैं तो मेरे ख्याल से मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। ठीक है, मुनाफा समेट ले तो बेहतर होगा। लेकिन गौरांग सर, ऑयल एंड गैस में आपकी कोई पिक है क्या? क्योंकि ओएमसीज ने तो तहलका मचा के रखा हुआ है। हमने तो कभी उम्मीद ही ना की थी, सपने में भी नहीं सोचेगा कि एक दिन आएगा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर इस तरह से दौड़ेंगे। बाजार हमेशा आपके, मेरे और विवेक जी के और हम सभी के विचारधारा और विपरीत के कामकाज करता है विषय। जब आप पूर्ण तरीके से धराशायी हो जाते हैं और माल बेच देते हैं तभी वो स्टॉक चलने लगता है। ये वास्तविकता है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बिल्कुल हमारी खरीदारी है, कुछ सूची है वहां पर। लेकिन जैसे विवेक जी ने बताया, कच्चा तेल और जो तांडव हूती रेबल्स ने रेड सी में मचा करके रखा था, उसके कारण थोड़ी बहुत आवागमन कच्चे तेल का पूरे विश्व भर में असर हुआ था। अब ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो मैं वहां पर भी कोई आगे बढ़ते हुए टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बीपीसीएल पर 680 के लक्ष्यांक है, आईओसी पर 225 के लक्ष्यांक है। एचपीएससीएल के नतीजे पर हम अभी थोड़ा आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अंडर रिव्यू है, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, आईयूसी के लिए 225 का लक्ष्य 6 महीने में और बीपीसीएल पर भी बुलिश हैं गौरांग जी। आखिर में एक ऐसा सेक्टर जहां पर हम ठीक ठाक रौनक देख रहे हैं वो है इंश्योरेंस का। जीआईसीआरई हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, वहां पर तेजी है। Q3 मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और जनरल इंश्योरेंस के नए नियमों से कंपनियों को फायदा हो रहा है। गौरांग सर, पहले व्यू आपसे चाहेंगे और छोटा जवाब विवेक जी से चाहेंगे। जीआईसी और न्यू इंडिया भविष्य आप किस तरह का देख रहे हैं? तो नॉन लाइफ में पहले थी कवरेज इन सब कंपनियों पर, लेकिन फिर हमने हमारी कवरेज निकाल दी है। तो और एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो कि जनरल इंश्योरेंस से ताल्लुक रखती है, वो है आईसीआईसी लोम्बार्ड। ये हमें अच्छी लगती है। इसके अलावा जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, एलआईसी, प्रूडेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये हमें काफी पसंद आती है। ठीक है, प्राइवेट स्पेस में भी कुछ कंपनीज हैं जिसका जिक्र किया गौरांग सर ने, वो पसंद हैं। विवेक जी, अब आप भी प्राइवेट स्पेस की कंपनी पर बुलिश है या सरकारी कंपनीज? हालांकि सरकारी कंपनीज में ये होता है कि रह रह के वो बड़े तेज उछाल आते हैं, प्रेडिक्ट करना, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। हालांकि निवेश का नजरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी पसंद क्या है इस सेगमेंट में? देखिए अभिषेक, जहां तक बीमा सेक्टर का ये है, हम लोग काफी डील करते हैं। मुझे लगता है कि जो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी और आप कोई भी पैरामीटर्स ले लो, वो आपको प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया मिलेगी कंपेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बढ़ गए हैं, अवॉइड करिए, बेहतर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर्स बताए गए इस शो में जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते और इनका राज चल रहा है। कह सकते हैं कि बाजार में है सरकार राज। पीएम मोदी की गारंटी है, मुनाफा पक्का। मुनाफा पक्का आपका हुआ है, आगे क्या होगा, कितना होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पर कंपनी ने रफ्तार सही दिखाई है और आपको जो हमारे एक्सपर्ट्स ने सलाह दी उस पर अमल कीजिए, आपका मुनाफा निश्चित तौर पर पक्का होगा। चलिए, शो को यहाँ पर समेटेंगे। गौरांग सर और विवेक सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।